सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विथ आर के में। आज की परिचर्चा को हम आगे जारी रखते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, अन्य प्रदेशों द्वारा लोक सेवा द्वारा जो भी परीक्षा की संस्थाएं हैं उनमें एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्रीकल्चर की जो शाखा पशुपालन विज्ञान है जिसको इंग्लिश में हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से लगभग आज मैं आपको 30 से 35 क्वेश्चन जो है हल कराऊंगा। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि पशुपालन से आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस टाइप के आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं, इसकी जानकारी आपको हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न एक कह रहा है कि असंबंधित पशुओं, असंबंधित नर यौन मादा पशुओं, क्या कह रहा है? असंबंधित नर यौन मादा पशुओं के संभोग करने की विधि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ठीक है। कह रहा कि असंबंधित नर मादा पशुओं के संभोग करने की विधि को क्या कहते हैं? अंतः प्रजनन, बहिर्प्रजनन, सी कह रहा है विकर प्रजनन। क्या कह रहा है? विकर प्रजनन। डी क्या कह रहा है? डी कह रहा संकरण। तो कह रहा असंबंधित नर एवं मादा पशुओं के संभोग करने की विधि को क्या कहते हैं? तो उसको जो है बहिर्संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिर्संकरण, प्रजनन कहते हैं, बहिर्प्रजनन कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करें। इसमें क्या होता है कि 4 से 6 जो पीढ़ी पहले हुआ रहता है उसमें प्रजनन का संभोग का संबंध नहीं हुआ रहता है। पीढ़ी से कोई संबंध, मतलब उनका कोई पीढ़ी से संबंध नहीं होता है। 4 से 6 पीढ़ी में उनका कोई संबंध ही नहीं होता। नर और मादा जो होते हैं आपस में, नर और मादा, इनका 4 से 6 पीढ़ी में कोई आपस का ब्लड संबंध नहीं होता है, इनका कोई भी संबंध नहीं रहता है। आप इसको नोट कर लीजिए। बहिर्प्रजनन की 4 से 6 जो है वो होती हैं विधियाँ। क्या होती हैं? 4 से 6 विधि होती है। मैं आपको भी बताता हूँ। बहिर्प्रजनन की विधियाँ, बहिर्प्रजनन की विधियाँ कितनी हैं? तो वो हैं क्रमोन्नति। क्या है? क्रमोन्नति, प्रसंस्करण, परसंकरण, परसंकरण 3 जो है परसंकरण हो गया, संकरण, भिन्न संकरण, संकरण भिन्न संकरण। बहिर्प्रजनन की विधियां क्या है? क्रमोन्नति, परसंकरण,
संकरण और भिन्न संकरण, ये जो है बहिर्प्रजनन की जो है विधियां हैं। ठीक है, इसको कहते हैं ग्रेडिंग अप। क्या कहते हैं? ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप, हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूं। तो अगला क्वेश्चन एक है, हम आपको लिखाएंगे नहीं लेकिन आपको बता दे रहे हैं, और अलग पन्ने से आप लिख लीजिए कि क्या पूछा है। ठीक है, यही पूछ रहा है कि जो उनके बच्चे जो पैदा होते हैं उनको क्या कहते हैं। ठीक है, सुन लेते हैं। जैसे गाय के बच्चे को, भेड़ के बच्चे को, किडिंग मतलब जो भी होता है, लैम्बिंग, ये सब जो होता नहीं है, जो ब्याना यानी जो बच्चे देती हैं, तो उसको क्या कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए अलग पन्ने से, आपको आसान रहेगा। आपको ये पता चलेगा कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, एक कह रहा है, एक गाभिन गाय को, एक गाभिन गाय को गर्भाधान के कितने, कह रहा कि एक गाभिन गाय को गर्भाधान के कितने माह बाद गर्भकालीन आहार देना चाहिए। गर्भकालीन आहार देना चाहिए। कितने दिन बाद कह रहा कि गर्भकालीन आहार देना चाहिए। मेरा ऑप्शन ए 4 माह, 6 माह, 4 माह, 6 माह, 8 माह और 3 माह। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, 6 माह बाद गर्भकालीन आहार देना चाहिए। देखिए, आपको मैं बता दे रहा हूं, ये पूछ सकता है। गर्भवती जो गाभिन गाय है, गाभिन गाय और दुधारू गाय जो है, गाभिन गाय को प्रोटीन की मात्रा अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, और दुधारू गाय को कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। गाभिन गाय को प्रोटीन वाला पदार्थ ज़्यादा खिलाना चाहिए, और गाभिन जो दुधारू गाय है उसको, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो, वैसे पदार्थ खिलाना चाहिए, पोषक तत्व। ठीक है, आप इसको नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? सेमिनल वेसिकल्स अनुपस्थित होते हैं। किसमें होते हैं? सेमिनल वेसिकल्स अनुपस्थित होते हैं। चूहा में, सांड में, कुत्ता में
सूअर में, ठीक है। कह रहा सेमिनल वेसिकल्स जो है किसमें अनुपस्थित होते हैं, तो सेमिनल वेसिकल जो होता है वो कुत्ता में अनुपस्थित रहता है। किसमें? कुत्ता में अनुपस्थित रहता है। और दूसरा कौन सा है? मुर्गा में भी, ठीक है, ये पूछ सकता है। मुर्गा आपके सिलेबस में रहेगा, कुत्ता भले न रहे लेकिन मुर्गा आपके सिलेबस में रहेगा, तो आप जो है मुर्गा को तो याद कर लीजिए, ठीक है। मुर्गा में भी, ठीक। और मैं और कुछ लिखा दे रहा हूँ कुछ चीज़ों को कि क्या किसमें अनुपस्थित रहता है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरा कह रहा है कार्पस ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और कार्पस ग्लैंड, ये जो है मुर्गा में अनुपस्थित, और ये मुर्गा तथा कुत्ता में अनुपस्थित, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड मुर्गा में अनुपस्थित और कार्पस ग्लैंड मुर्गा तथा कुत्ता में अनुपस्थित, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आप हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भैंस का प्रथम परखनली शिशु कहाँ तैयार किया गया था। क्या कि भैंस का प्रथम प्रखनली शिशु कहाँ तैयार किया गया था? ऑप्शन ए, ठीक है। कह रहा ऑप्शन ए मथुरा, बी करनाल, सी इज्जतनगर, डी जो है झांसी। तो भैंस का प्रथम प्रखनली शिशु कहाँ तैयार किया गया था? करनाल में तैयार किया गया था, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नेशनल ये क्या है? NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1990 में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल में, जहाँ 1990 यहाँ के वैज्ञानिकों ने प्रथम प्रखनली शिशु का जो है विकसित किया था, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे हरित क्रांति आई थी, उससे दुग्ध क्रांति भी तो आई थी, हैं। जैसे हरित क्रांति थी वैसे ही दुग्ध क्रांति थी। तो हरित क्रांति पशु पालन में प्रथम क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? कह रहा है कि पशुपालन में प्रथम क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1980 के दशक में,
1970 के दशक में, 1960 के दशक में, 1990 के दशक में। ठीक है, पशुपालन में प्रथम क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो कह रहा है कि 1980 के दशक में, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में, 1990 के दशक में। तो कब हुआ था? ऑपरेशन फ्लड 1970 में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कि 1970 के दशक में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, सघन पशु विकास, क्या कह रहा है? सघन पशु विकास कार्यक्रम 1964 1965 में शुरू हुआ था। आप इसको भी नोट कर लीजिए कि सघन पशु विकास कार्यक्रम 1964-65 में शुरू हुआ था। इसी ने ही नींव डाली थी इस ऑपरेशन की, इस क्रांति की। ठीक है, ये दोनों कोरिलेट हैं एक दूसरे से। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि पशुधन मूल्य ह्रास, पशुधन मूल्य ह्रास के लिए सामान्यतः पशुधन मूल्य ह्रास के लिए सामान्यतः कौन सी विधि कह रहा है कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि पशुधन मूल्य ह्रास के लिए सामान्यतः कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए घटती संतुलन विधि, बी कह रहा है वर्ष के अंकों की योग विधि, वर्ष के अंकों की योग विधि, सी कह रहा है वार्षिक, क्या कह रहा है? वार्षिक पुनर्मूल्यांकन, क्या कह रहा है? वार्षिक पुनर्मूल्यांकन। डी कह रहा है सरल रेखीय विधि। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वार्षिक मूल्यांकन विधि। वार्षिक मूल्यांकन ही विधि किसी के जो है कह रहा पशुधन मूल्य ह्रास के लिए सामान्यतः कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो वार्षिक पुनर्मूल्यांकन विधि का प्रयोग किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप जो है इसको नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 7, बुल शोर्टर्स रोग का समानार्थी शब्द क्या है। कह रहा है बुल शोर्टर्स रोग का समानार्थी शब्द क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए एंथ्रेक्स। क्या है? एंथ्रेक्स। बी कह रहा है ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस। सी कह रहा है ब्लैक क्वार्टर। क्या कह रहा है? ब्लैक क्वार्टर। ठीक है, और डी कह रहा है एक्टिनो। क्या कह रहा है? बेसिलोसिस। तो बुल शोर्टर्स रोग का समानार्थी शब्द क्या है? तो एंथ्रेक्स है। आप इसको नोट कर लीजिए कि बुल शोर्टर्स रोग का एंथ्रेक्स समानार्थी शब्द है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये जो है हमारे देश में भेड़ों में सर्वाधिक, भेड़ों में बहुत होता है। भेड़ों में सबसे अधिक होता है यह रोग। ठीक है, भेड़ों में सबसे अधिक होता है यह रोग। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, और आप अलग पन्ने पे एक लिख लीजिए अगला क्वेश्चन। मैं लिखाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि समझाने में ही और बताने में ही चला जाता है। तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है अब मैं उसको लिखाना बंद कर दिया हूँ। तो अलग पन्ने पे आप लिखिए कि आप मिलाएगा कि क्वेश्चन कितनी बार आया है। गाय का गर्भकाल कितना होता है? ठीक है, आप इसको अलग पन्ने पे लिख लीजिए। फिर इसी से गाय, भैंस, भेड़, बकरी सबका आपको हो जाएगा। देखिए, कह रहा है कि हिमकृत वीर्य को किस टेम्परेचर या तापमान पर भंडार किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो मैंने इसको लिखा है, इसको भी अलग पन्ने पे आप लिख लीजिए कि वीर्य को जो है, वीर्य यानी हिमकृत वीर्य यानी जो है सीमेन को किस तापमान पर भंडारित किया जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए अलग पन्ने पर। ठीक है, हम दिखाएंगे नहीं इसको। ठीक, अगला क्वेश्चन नहीं है, अलग से लिखा दे रहा हूं। पशुओं में डेगनाला और क्षारीय रोग। क्या कह रहा है? पशुओं में डेगनाला और क्षारीय रोग सेली नियम की अधिकता, सेलिनियम की अधिकता के कारण होता है। क्या कह रहा है? पशुओं में डेगनाला और क्षारीय रोग जो है सेलिनियम की अधिकता के कारण होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्या कह रहा है कि मुर्रा और सूरती भैंस के मुर्रा और सूरती भैंस के संकरण से कौन उत्पन्न हुआ है। कह रहा है मुर्रा और सूरती भैंस की संकरण से कौन उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए नागपुरी, बी मेहसाना, सी जाफराबादी, डी भदावरी। तो मुर्रा और सूरती भैंस की संकरण से कौन उत्पन्न हुआ है, तो वो हुआ है मेहसाना नस्ल की भैंस उत्पन्न हुई है। मुर्रा और सूरती भैंस की संकरण से कौन उत्पन्न हुआ, तो मेहसाना भैंस जो है इसके संकरण से उत्पन्न हुई है। ये जो है इसकी सींग जलेबी के आकार की, इसकी सींग हंसिए के आकार की, और भैंस में अमूमन गलकंबल नहीं पाया जाता है, लेकिन जाफराबादी में गलकंबल पाया जाता है। ये तीनों चारों की विशेषता हो गई। ये मुर्रा और सूरती के संक्रमण से 1 2 3 चारों भैंस का हमने विशेषता बता दी आपको। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए एक होती है नीली रावी भैंस, नीली रावी भैंस, इसकी खासियत क्या है, आंख सफेद होती है। नीली रावी भैंस की आंख जो है सफेद होती है। ये जो है इसको गलकंबल भी होता है और इसको छोटी हाथी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे छोटी हाथी भी कहते हैं। अब देखिए इसमें सबसे अधिक बसा पाया जाता है। किसमें सबसे अधिक बसा, लगभग 15%। कितना, 15%। ये सारी भैंसियों की खासियत है। जलेबी के आकार की सींग, हंसिए के आकार की सींग, इसके संकरण से मेहसाना, जाफराबादी में गलकंबल पाया जाता है, छोटी हाथी भी कहते हैं, भदावरी जो है तांबे के रंग के, इसका रंग जो है तांबिया होता है, इसमें सबसे अधिक बसा पाया जाता है। नीली रावी भैंस की आंख सफ़ेद होती है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नौ, क्वेश्चन नंबर 9। कृत्रिम गर्भाधान क्यों मान्य नहीं है। कह रहा कृत्रिम गर्भाधान क्यों मान्य नहीं है। क्यों नहीं मान्य है, ऑप्शन ए निम्न गर्भाधान
दर। बी कह रहा है बैलों की निम्न क्षमता भार खींचने की। कह रहा है बैलों की निम्न क्षमता भार खींचने की। सी कह रहा है गर्भाधान पर उच्च व्यय। डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है उच्च गुणवत्ता वाले वीर्य की अनुपलब्धता। ठीक है, तो कृत्रिम गर्भाधान क्यों नहीं मान्य है? क्योंकि वो निम्न गर्भाधान दर है। ये गर्भाधान दर जो है निम्न है, फर्टिलिटी जो है कम है, इसलिए ये मान्य नहीं है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, निम्न गर्भाधान दर के कारण जो है कृत्रिम गर्भाधान सर्वमान्य नहीं है। क्या है? सर्वमान्य नहीं है। अब हम आपको जो है ये क्वेश्चन तो हो ही गया, जो है प्रजनन और ये सब। तो अब जो है हम आपको पशुओं की बीमारी से संबंधित जो भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं क्वेश्चन, उसको सॉल्व कराएंगे। तो आप पर चर्चा में बने रहें। पशुओं में कौन सा रोग, पशुओं में कौन सा रोग विषाणु जनित है? कह रहा है पशुओं में कौन सा रोग विषाणु जनित है। ठीक है, ऑप्शन ए स्वाइन फीवर, ऑप्शन बी एफ एम डी। क्या कह रहा है? एफ एम डी, रिंडर पेस्ट। डी कह रहा है सभी। तो पशुओं में कौन सा रोग विषाणु जनित है? तो वो जो है उपरोक्त सभी है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम आपको जानवरों में होने वाले जो पशु रोग हैं उनको लिखा दे रहे हैं कि कौन वायरल है, कौन बैक्टीरियल है, कौन फंगल है, कौन प्रोटोजोआ है। तो जो है पशुओं में होने वाले रोग कारक। ठीक है, क्रम संख्या जो है वायरल रोग, फिर जो है कह रहा है
फंगल रोग यानी कवक द्वारा होने वाले रोग, वायरल रोग, फंगल रोग, प्रोटोजोआ रोग, ठीक है, प्रोटोजोआ रोग, और उसके बाद बैक्टीरियल रोग। अगला क्या है? बैक्टीरिया रोग, ठीक है। ये इतने तरीके के रोग होते हैं, जैसे वायरल रोग, फंगल रोग, प्रोटोजोआ रोग, और जो है आपका जो है बैक्टीरिया कारक। तो ये आप एक हो गया स्वाइन फीवर। क्या हो गया? स्वाइन फीवर। FMD फूड एंड माउथ डिजीज इसको बोलते हैं, ठीक है, फूड एंड माउथ डिजीज। फिर तीसरा रिंडर पेस्ट। चौथा क्या है? पॉक्स। पांचवा ब्लू टंग, मतलब नीली हो जाती है जीभ, ठीक है। पॉक्स ब्लू यहां होगा, पॉक्स ब्लू, और तीसरा कह रहा है टंग जो है ब्रोंचिट्स, ब्रोंचिट्स, ठीक है। ये तो ये 5 रोग जो है वायरल है, इंपॉर्टेंट रोग। ब्रोंकोमी को सिस। क्या कर रहा है? ब्रोंकोमी कॉसिस, ब्रोंकोमी कॉसिस। दूसरा रिंग वार्म। क्या है? रिंग वार्म। तीसरा क्या है? तीसरा है अल्फा टॉक्सिस, अल्फा टॉक्सिस। ये 1, 2, 3 ये महत्वपूर्ण रोग है, फंगल रोग। कोक्सिस, कोक्सिस डायोसिस, कोक्सिस डायोसिस, थिलेरिसिस, ठीक है। ये क्वेश्चन, अरे रोग एक हो गया, ये दोनों एक ही रोग है। एनाप्लाज्मोसिस,
सिस। क्या कह रहा है? एनाप्लाज्मोसिस। ट्राइनो, क्या कह रहा है? ट्राइनो ट्राई पानो समोसिस। ठीक है, ट्राई पानो समोसिस। इसको बोलते हैं सर्रा रोग। अक्सर पूछता है कि सर्रा रोग किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोआ का कारण होता है। ये बैक्टीरिया से एंथ्रेक्स हो गया, और टाइफाइड, कालरा, ये इतने रोग होते हैं। स्वाइन वायरल रोग जो होता है, स्वाइन फीवर, एफएमडी, फूट एंड माउथ डिजीज, रिंडरपेस्ट, पाक्स ब्लू, टंग ब्रोंचिटिस, फंगल रोग, ब्रोंकामियकोसिस, रिंग वार्म, और जो है अल्फाटॉक्सिस। प्रोटोजोआ से कोक्सीसिडाओसिस, थिलेरिसिस, एनाप्लाज्मोसिस, ट्राइपानोसोमोसिस, और जो बैक्टीरिया से होता है एंथ्रेक्स होता है, टाइफाइड होता है, और कालरा होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इन रोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा आप उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से पूरी की पूरी संभावना होती है कि कारक पूछा जाता है। पूछ लेगा कौन बैक्टीरियल है, कौन फंगल है, कौन वायरल है, कौन प्रोटोजोआ है, और किसके कारण कौन सी बीमारी होती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, रानी खेत बीमारी का कारक होता है। क्या होता है? रानीखेत बीमारी का कारक क्या होता है? कह रहा है ऑप्शन 1 फंगस जनित यानी कवक जिसको बोलते हैं। बी कह रहा है वायरस जनित। सी कह रहा है जीवाणु जनित, और डी कह रहा है निमैटोड जनित। तो रानीखेत बीमारी का कारण क्या है? तो ये होता है वायरल जनित, यानी विषाणु जनित। क्या है? विषाणु जनित। अब किसमें लगता है ये? मुर्गी का रोग। किसका? मुर्गी का रोग। और इसका नाम रानीखेत क्यों पड़ा? क्योंकि रानीखेत में सबसे पहली बार इसको देखा गया था। इसकी पहचान रानीखेत में ही हुई थी, इसलिए इसको रानीखेत बीमारी कहते हैं। ठीक है, ये वायरस है। और इसकी बचाव के लिए क्या करना है? जब 7 दिन तक जब चुज्जा हो तो उसी टीका लगवा देना चाहिए। ठीक है, टीका लगवा देना चाहिए। पैरामिक्मो सेरोटाइप।
क्या होता है, पैरामिक्मो सेराटाइप वायरस इसका कारक होता है। देखिए ये इसका पूरा हो गया। रानीखेत बीमारी मुर्गी में लगती है, मुर्गी का रोग है, वायरस अथवा विषाणु जनित रोग है, यह रानीखेत में पहली बार देखा गया था। ये मुर्गी का बहुत भयंकर रोग है और यह जो है पैरामिक्मो सेरोटाइप नामक वायरस के कारण होता है। इसकी रोकथाम के लिए जब चूजा 7 दिन का हो उससे पहले ही जो है टीका लगवा देना चाहिए, वैक्सीनेशन कर देना चाहिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको आप एक भी कर दीजिएगा। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, पशुओं में खुरपका, मुंहपका, खुरपका, मुंहपका रोग किसके कारण होता है या इसका कारक क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए कवक, बी जीवाणु, सी वायरस, इसको विषाणु हिंदी में कहते हैं, और डी कह रहा है प्रोटोजोआ। तो इसी को जो ही फुट एंड माउथ डिजीज कहते हैं ना, एफएमडी, इसी को ही कहा जाता है। तो ये होता है वायरल डिजीज होता है। क्या होता है, वायरल डिजीज। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये विषाणु द्वारा होता है। कुछ रोग जो उधर मैंने तो आपको बताया, लेकिन आप हो सकता है उसको ना समझे हो उस रोग को, लेकिन मैं यहाँ कुछ रोग किस जंतु में होता है और किस कारण होता है ये मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, विषाणु जनित रोग आप लिख लीजिए। खुरपका, मुंहपका और जो है चेचक, पशु प्लेग, नील जिन्हा, क्या है, विषाणु जनित, खुरपका, मुंहपका, चेचक, पशु प्लेग और नील जिन्हा। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब जीवाणु जनित पे लिख लीजिए। जीवाणु जनित थनैला अक्सर हो जाता है भैंसों या गायों में जो अधिक दूध देती हैं, उनमें अक्सर होता है। जहरबाद, क्षय रोग, गिल्टी। रेंडर पेस्ट भी यहां लिख लीजिएगा, जो है गिल्टी,
गला घोंटू, ये बहुत भयंकर रोग है, 24 घंटे के अंदर जान निकाल देता है। गला घोंटू रोग जो है बहुत भयंकर रोग है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो अक्सर हमारे यहाँ जानवरों को हो जाता था, ठीक है, अब तो नहीं होता है, लेकिन ये भैंस में बहुत भयंकर रोग है, भैंस में ज़्यादा प्रकोप करता है। हम लोगों के यहाँ छोटे छोटे जब हम लोग थे तो भैंसों का पालन होता था, तो अक्सर जो है कोई ना कोई भैंस हर साल हमारे यहाँ इससे डेथ होती थी, किसी न किसी भैंस की, ठीक है। हाँ, ये हो गया विषाणु जनित। कवक से, कवक जनित, दाद, और दूसरा क्या है जो है ब्रूडर, ब्रूडर निमोनिया, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ब्रूडर निमोनिया। और प्रोटोजोआ जनित जो होता है जो है आप जो है उसको जो है प्रोटोजोआ जनित से जो है सबसे बेस्ट आपको याद करने का जो है वो मलेरिया है। प्रमुख रोग जो है मलेरिया रोग जो है प्रोटोजोआ जनित है, आप इसको नोट कर लीजिए। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये आपको बहुत सहयोग करेगा रोगों का कारण और नाम याद करने में। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं लिखाऊंगा नहीं, थोड़ा आपका समय भी बचत हो जाएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा पुटअप हो जाएगा, आप उसको कवर कर लेंगे। कह रहा रेंडर पेस्ट रोग का कारक क्या है, तो अभी पीछे मैंने लिखा है, आप उसको अलग पन्ने से नोट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे कि कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। वायरस है तो आप जो है उसको कर लीजिए। पशु प्लेग का दूसरा नाम पूछ रहा है, पशु प्लेग का दूसरा नाम क्या है। कह रहा पशु प्लेग का दूसरा नाम क्या है, क्या होता है और क्या कहते हैं। पशु प्लेग को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काउपॉक्स, रिंडर पेस्ट, रिंडर पेस्ट, मैस्टाइटिस, और डी क्या कह रहा है, काउपॉक्स, डी कह रहा है एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स, ठीक है। पशु प्लेग को क्या कहते हैं, दूसरा इसका नाम क्या है, रिंडर पेस्ट है, ठीक है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, खुरपका और मुंह पका, खुरपका और मुंह पका का क्या लक्षण होता है। खुरपका और मुंहपका बीमारी का क्या लक्षण होता है। ऑप्शन ए तीव्र तीव्र
नब्ज और हृदय दर। बी क्या कह रहा है? धंसी आंखें, धंसी आंखें। क्या कह रहा है? धंसी आंखें। सी कह रहा है मुख, मुख और पैरों, मुख और पैरों पर छाले। डी कह रहा है खूनी दस्त। ठीक है, खुरपका और मुंहपका का क्या लक्षण है? तो उसका सीधे मुख और पैर का रोग है, तो ये मुख और पैर पर छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16। मैस्टाइटिस दुधारू पशुओं में, दुधारू पशुओं को प्रभावित करने वाला रोग है। क्या है? दुधारू पशुओं को प्रभावित करने वाला रोग है जो किस भाग को, शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। ठीक है, पशुओं मैस्टाइटिस दुधारू पशुओं को प्रभावित करने वाला एक संक्रमण रोग है जो शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। कह रहा है टांगे, पूछ, थन। क्या कह रहा है? टांगे, पूछ, थन और मुख। तो ये किस भाग को प्रभावित करता है? वो जो है थन को करता है। किसको करता है? थन। ये थन को प्रभावित करता है। ये जो है जितने भी दुधारू पशु हैं लगभग उनको ये थनैला रोग भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में थनैला रोग कहते हैं। मैस्टाइटिस को क्या कहते हैं? हिंदी में थनैला रोग कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। और यह जो है एक जीवाणु जनित रोग है। क्या है? जीवाणु जनित, जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? गाय में दुग्ध ज्वर रोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। दुग्ध ज्वर रोग किसकी
कमी के कारण होता है। गाय में दुग्ध ज्वर रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो कह रहा है फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर। तो गाय में दुग्ध ज्वर जो है किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये अक्सर सामान्य अध्ययन का भी जब पेपर होता है, पीसीएस, आरओ या और ट्रिपल एस में कहीं भी, तो ये रोग ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये बहुतों बार पूछा गया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। पशुओं में एटेविजम जो है किससे संबंधित है? यानी पशुओं में एटेविजम किससे संबंधित है? गुणों की पुनरावृत्ति होना, गुणों का गायब होना। क्या कह रहा है? गुणों की पुनरावृत्ति होना, गुणों का गायब होना, गुणों का समाप्त होना, इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं, ठीक है। तो पशुओं में एटेविजम, आप इसको नोट कर लीजिए। एटेविजम क्या है? गुणों की पुनरावृत्ति होना, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ये जो है गुणों की जो है पुनरावृत्ति होना ही एटेविजम कहलाता है, ठीक है। ये ऐसा होता है कि ये अचानक जो है ये शो करने लगता है, पुनरावृत्ति इसकी हो जाती है। ऐसा लक्षण विकसित हो जाता है जो निम्न वर्गीय होता है और ये पूर्वजों के उससे आता है, ठीक है। इसी को एटेविजम कहते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आज मैंने आपको, देखिए, शो तो कर रहा है 18 क्वेश्चन, लेकिन आप मिला कर देखें तो 25 से 30 क्वेश्चन मैंने आपका जो है आपका तैयार करा दिया है। और आप इसको पढ़ लीजिएगा और इससे बाहर नहीं, लेकिन इसको रट लीजिएगा। जो भी मैं बता रहा हूँ उसको रट लीजिएगा, उससे बाहर कुछ आएगा नहीं। और आप इसको पढ़ते रहिए, अच्छी तरीके से रट डालिए उठा करके सब। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।